डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी एक बेहद ही खास विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे खेती में जल प्रबंधन की, या यूं कहा जाए कृषि में जो जल का महत्व है वो अब हम सबको जानना होगा। जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं जो भूजल स्तर है उसमें कमी आ रही है, लेकिन क्या कुछ कारक ऐसे हैं जो कि इसका प्रबंधन कर सकते हैं? यानी कृषि में जब पानी का इस्तेमाल हम करते हैं, जिस जल का इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए, दूसरी आवश्यकताओं के लिए, क्या वहाँ हम पानी की बचत कर सकते हैं? और आज के समय में जब हमारे सामने जलवायु परिवर्तन का भी खतरा है, विविधीकरण की भी हम बात करते हैं फसलों में, कई ऐसे कारक हैं जो कि इसमें बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन क्या इनकी जानकारी हमारे किसानों को है? सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, अलग अलग योजनाएं लगातार ला रही है, इन योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो पा रहा है। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो शायद अभी तक इस बात को नहीं जान पाते कि जो एक बूंद है पानी की वो भी कितनी अच्छी उनके लिए साबित हो सकती है। प्रति बूंद अधिक उपज उन्हें मिल सकती है, लेकिन उस बूंद का क्या महत्व है ये हम सभी को जानना होगा। इस बार के मानसून की भी अगर बात की जाए तो मौसम विभाग द्वारा अनुमान जताया गया कि वो सामान्य रह सकता है, लेकिन वहाँ भी हमारे पास कई ऐसे विकल्प हैं जिसके जरिए हम जो वर्षा का पानी है उसको कृषि में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी जो है आज इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे और विषय रहेगा खेती में जल प्रबंधन। लेकिन जानेंगे कि किससे। हमारे साथ जो कुछ खास विशेषज्ञ आज मौजूद हैं उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज खन्ना जी, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राज सिंह जी, आप भी प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर अमल घोष जी, आप भी प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। तो देखिए खास पैनल जो है वो आज हमारे साथ मौजूद है जो कि आज आपको बताएगा कि पानी जो है, जो जल है, उसका क्या महत्व है और ये महत्व सिर्फ हमें समझना नहीं है बल्कि इसको अपनाना भी है। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कृषि हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है और जल कृषि को सार्थक करने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन मौजूदा समय में जल की उपलब्धता कम होती जा रही है, जो चिंता का विषय है। हालांकि जल के समुचित उपयोग पर सरकार की कई योजनाएं चल रही है जिससे कम पानी के व्यय पर अधिक लाभ लिया जा सके, लेकिन कृषि पूरी तरह से सिंचाई पर आधारित है। अगर पानी नहीं तो उत्पादन नहीं। ऐसे में बीच का रास्ता यही है कि खेतों में पानी उतना ही डाला जाए जितना फसल को जरूरी है। कारण खेतों में डाला गया ज्यादातर पानी वाष्पीकृत हो जाता है। लिहाजा किसानों को चाहिए खेत में नालियों के द्वारा पानी बहाकर सिंचाई ना करें, बल्कि फव्वारा या ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करें। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देश के सभी राज्यों में वर्ष 2015-16 से प्रति बूंद अधिक फसल की केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है, जो सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। 2015-16 से अब तक सूक्ष्म सिंचाई के तहत 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि बीते 8 वर्षों के दौरान कवर किए गए क्षेत्र से लगभग 81% अधिक है। सरकार कृषि में जल उत्पादकता बढ़ाने, टिकाऊ कृषि और किसानों की आय पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष 2018-19 के दौरान नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया,
जिससे प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत उपलब्ध प्रावधानों के अलावा सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने, संसाधनों को जुटाने में राज्यों को सुविधा प्रदान की जा सके और साथ ही सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी में परियोजनाओं सहित नवाचारी एकीकृत परियोजनाओं को शामिल किया जा सके। सरकार के प्रयासों से कई राज्य कृषि के लिए जल प्रबंधन की तकनीकें बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों की 5 ग्राम पंचायतों को उच्च सूक्ष्म सिंचाई अपनाने और जल प्रबंधन क्षेत्र में उत्तम प्रयासों के लिए सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा किसान वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर पानी की समस्या को दूर कर सकते हैं। साथ ही मल्चिंग जैसी विधियों को अपनाकर पानी को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा किसान स्थान विशेष में पानी की उपलब्धता के हिसाब से फसल की किस्म का चुनाव करें, जिससे कम पानी में भी बढ़िया पैदावार ली जा सके। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से लगातार जब खेती में, कृषि में जो पानी का उपयोग है वो किस तरीके से किया जाता है, और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि कभी कभी उसका दुरुपयोग भी होता है। पानी लगातार बहता रहता है और उस विकल्प के तौर पर अगर देखा जाए, पहले हमारे किसान जो है सतही सिंचाई को प्राथमिकता देते थे। एक के एक बार जो खेत है उसमें पानी लगातार बहे जा रहा है, उसको देखा भी नहीं जाता था। लेकिन आज के समय में डॉक्टर मनोज अगर देखा जाए तो कई योजनाएं हमारे पास हैं, तकनीकी हमारे पास है, जिसके जरिए शायद अब जो तस्वीर है वो कुछ बदली हुई नजर आती है। आपने बहुत ही उचित विषय चुना है, खेती में जल प्रबंधन, क्योंकि खेती में इस समय हमारे यहाँ देश में करीब 80 से 85% जल खेती में इस्तेमाल होता है, इसलिए उसका उचित प्रबंधन बहुत ही अति आवश्यक है। हमारे सतही जल और भूजल दोनों की ही उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जा रही है और ये ध्यान हमारी सरकार को है, और इसीलिए भारत सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत एक बड़ी योजना लाई थी, जिसके अंदर सब कुछ सम्मिलित था, न केवल जल का संरक्षण, संभरण और उसका इस्तेमाल जी। तो मतलब जैसे इस समय देखें किसान भाई, हमारा मानसून आने वाला है, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अपने अपने क्षेत्रों में, तो इस समय सबसे पहली प्राथमिकता किसानों की होनी चाहिए कि जल का संरक्षण करें, संभरण करें, अपने कुएं, तालाब और जो नालियां हैं जहां से पानी उन तालाबों में जाता है उनकी सफाई कर लें, खेतों की मेड़ों की मरम्मत कर लें, जिससे खेत का जल खेत में ही रहे, और उस पानी को जब वो इकट्ठा हो जाए उसका इस्तेमाल ऐसे करें जैसे कि हम एक अपने बैंक में पैसा रखते हैं उसकी तरह से करें। उसके लिए बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे पर ड्रॉप मोर कोऑप, एक एक बूंद से अधिक उत्पादन, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत जितनी भी आधुनिक सिंचाई विधियां हैं, जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, रेन गन, मिनी स्प्रिंकलर, ये सारी योजनाओं के लिए भारत सरकार उन्हें आर्थिक अनुदान देती है। न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार भी, दोनों सरकारें मिलकर किसानों के हित के लिए इसमें अनुदान देती हैं, और जिसका इस्तेमाल हमारे किसान भाई बहुत ही अच्छी से करके अपनी न केवल फसल की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, जल की बचत कर सकते हैं, गुणवत्ता फसल की बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका संचालन जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी करते हैं जी। यानी अब लगातार देखिए बड़े पैमाने पर जो योजना है इसका लाभ लिया जा रहा है, और जो योजना है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके अलग अलग कारक हैं, जिसका जिक्र अभी यहाँ डॉक्टर मनोज ने भी किया कि प्रति बूंद अधिक उपज। और इसके साथ साथ डॉक्टर राज अगर देखा जाए तो हर खेत को पानी, ये भी इस योजना के तहत कहा गया है। वर्षा जल संचयन की बात कही गई है, जो पुराने तालाब हैं उनको फिर से अगर पुनरुद्धार की अगर उनकी बात की जाए, कई ऐसे इस योजना के तहत कारक भी हैं। लेकिन योजना से इतर अगर हम देखते भी हैं तो वाकई आवश्यकता इस तरह के आज के समय में जो किसान है या आम जन भी हैं, जो नागरिक हैं, एक सामाजिक दायित्व ये उनका भी है कि वो पानी की बचत कर पाएं। जी हाँ जी, ये आपने सही बताया। जो एक योजना है हर खेत को पानी, इसका मतलब ये है कि हमारे देश में अभी भी लगभग 50% क्षेत्र ऐसा है जो वर्षा आधारित है, यानी कि इन क्षेत्रों में वर्षा का जो पानी होता है उसी के ऊपर खेती होती है। अगर हम जो वर्षा के रूप में पानी मिल रहा हमारे देश में अगर देखा जाए तो हर साल वर्षा के द्वारा लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक
मीटर पानी हमको मिलता है, लेकिन उसका लगभग 40% पानी बहकर एज ए रन ऑफ नष्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। और ये जो पानी ही नहीं व्यर्थ होता, ये अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी भी बहा के ले जाता है। भूमि में जो काफ़ी पोषक तत्व हैं वो बह जाते हैं, काफ़ी जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति है, उनका नुकसान होता है, और इसके साथ साथ भूमि का कटाव भी होता है। बिल्कुल। और भूमि जो हमारे देश की अगर हम देखा जाए तो लगभग 97.5 मिलियन हेक्टेयर अभी हाल ही में जो इसरो ने अपना डेटा दिया है, इतने जमीन हमारी डिग्रेडेड हो चुकी है। यानी जो उसकी एक उपजाऊ मिट्टी की एक परत है वो कहीं ना कहीं इसके साथ बह जाती है। और इसके लिए भी बाकायदा बात कही गई थी कि खेत का पानी खेत में अगर किसी तरीके से हम रख सकते हैं तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। डॉक्टर अमल, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये तमाम जो बातें हैं वो शायद एक अब वैज्ञानिक ढंग से जब हम बात करते हैं तो और बेहतर स्थिति में हम आते हैं, लेकिन एक किसान को ये बात ना सिर्फ बताना बल्कि वो इनको अपना भी सके, उसके लिए क्या कुछ माध्यम अब हमारे पास हैं? हमारे पास देखिए, अब जो सही कहा था हमारे सहयोगी डॉक्टर मनोज, डॉक्टर राज सिंह जी कहा है, तो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत ऐसे कोशिश कर रहे हैं, हमारे बहुत प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे जो फील्ड प्रोग्राम करता है, हमारे जो प्रोग्राम है उसको हम फील्ड में ले जाते हैं, क्षेत्र में ले जाते हैं, वहाँ पे किसानों को वहाँ पे इन्वॉल्व करके अपने ही खेती में आपने दिखाते हम लोग कैसे हम लोग जल वहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं, जिसको मनोज जी बोला है माइक्रो वाटर हार्वेस्टिंग, छोटा तालाब करके वहाँ पे कैसे बरसात का पानी बह ना जाए, बैठ ना जाए, वहाँ पे रख दीजिए, उसको कैसे दूसरा रिसाइकलिंग करेंगे। और है हमारे जो वेस्ट वाटर है, गंदा पानी है, उसको दोबारा किस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके क्या फसल हम लोग उगाते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से हम लोग जगह जगह में हम लोग जो किसानों को अडोप्ट किया है, विलेज को गांव को अडोप्ट किया है, हमारा जो प्रोग्राम है सो हम लोग उसको ले जाते हैं, वहाँ पे हम लोग खेती बनाते करते, हम लोग हाथों हाथ में जिसके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बोलता है वो हम लोग करवाते हैं। और दूसरा तरीके में हम लोग हमारे प्रोग्राम में रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक मीडिया में फैल रहता है, जो इंटरेस्टेड किसानों भाई है उनको हम लोग बोलते हैं भाई आप लोग आ जाइए, हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं मुफ्त से दे रहा है, आप लोग आ लीजिए, यहाँ पे ज्ञान आहरण करके जाइए, हम लोग जो सिखाते हैं उसको कोशिश कीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो आ जाए, फिर सलाह लेके चला जाइए। और एक है हमारे जो इतना हमारे डिवीज़न है, डिपार्टमेंट है, हमारे एक्सपीरियंस बहुत ही एक्सपीरियंस है, हमारे वैज्ञानिक है वहाँ पे बैठा है, कोई फ़ोन कॉल में भी आप लोग सलाह ले सकते हैं, अगर आप लोग हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट कोई है ही नहीं। यानी अलग अलग माध्यम जो हैं वो हमारे पास है। देखिए, ना सिर्फ अगर आपको आने में परेशानी है तो फ़ोन पे आप सलाह ले सकते हैं, जैसा डॉक्टर अमल ने बताया, वेबसाइट पे पूरी जानकारी है। और कोशिश यही की जा रही कि कैसे हर एक किसान तक, जो प्रति बूंद अधिक उपज की हम बात कर रहे हैं, हर खेत को पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, हर एक किसान जब तक वो आपस में भागीदारी नहीं करेगा तब तक शायद डॉक्टर मनोज अगर बात कही जाए, शायद जो हमारा यहाँ उद्देश्य है उस उद्देश्य तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। और हर एक किसान शायद अपनी जिम्मेदारी को भी जानता है, मानता भी है, लेकिन जिस तरीके से आपने जब सूक्ष्म सिंचाई की बात कही तो इसकी बानगी हमें आंकड़ों पे नजर आती है। 2015-16 में जब योजना की शुरुआत की गई तब से लेके अब तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करीब 80% से अधिक जो क्षेत्र है वो अब कवर कर लिया गया है। तो लगातार जो किसान है वो शायद अब नई तकनीक को अपना भी रहे हैं। हाँ, आपने कहा, लेकिन अभी भी बहुत क्षेत्र ऐसा है जिसमें अभी भी सतह सिंचाई होती है, और मेरा तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो धीरे धीरे अपनी सतह सिंचाई की प्रणाली को धीरे धीरे खत्म करें। जैसे आपने कहा हर खेत को पानी, तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन अपने स्रोत से खेत तक जो पानी हम कच्ची नालियों में ले जाते थे वो उससे करीब करीब 30% पानी व्यर्थ हो जाता है। तो उनको हम अंडरग्राउंड पाइपलाइन की व्यवस्था करें जिससे कि खेत तक पानी पहुंच गया। अब जब खेत तक पानी पहुंच गया, उस पानी को हम चाहें तो टपक सिंचाई जैसी आपकी फसल है, या फव्वारा पद्धति, या मिनी स्प्रिंकलर, या रेन गन, इन सब पद्धतियों से लगाएं, जिससे जिनमें एक एक पद्धति में आपकी जो दक्षता है वो करीब करीब 80 से 85%, और इवन टपक सिंचाई में 90% तक दक्षता हम अपना ले सकते हैं। यानी कि हम जो 100 लीटर पानी दे रहे हैं वो 90 लीटर पानी खेत की पौधों के लिए काम आ रहा है, और बाकी केवल 10%, जबकि सतह सिंचाई में वो ही पानी करीब करीब सिर्फ 30% ही पानी पौधों के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी 70%
बर्बाद हो जाता है। तो एक एफिशिएंसी देखिए हमारे सामने निकल कर आती है कि जब सतही सिंचाई हम कर रहे हैं वहाँ आपकी लागत लगातार जा रही है और उसके साथ साथ प्रदूषण भी लगातार उसके एक कारक है जो कि बढ़ता है उसके साथ साथ, और वहाँ उतनी जो जब जल दक्षता को हम देखते हैं वो भी हमें कम मिलती है। तो ये लगातार ऐसे कारक हैं जिन पर हमें और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अब आगे आना होगा। लेकिन डॉक्टर राज, जैसा आप कह रहे थे कि खेत का पानी खेत में ही रहे, इसके लिए भी अब हमारे जो किसान हैं वो काफ़ी जागरूक हैं। और ख़ासतौर से बारानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो क्या हम ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि जो बारानी क्षेत्र के किसान हैं वो ज़्यादा महत्व जानते हैं पानी का, जल का? जी, जो बारानी क्षेत्र है उनकी जो सबसे मुख्य समस्या वो पानी की है जी। क्योंकि इन क्षेत्रों में जब सूखा पड़ता है तो कभी कभी किसान भाई जो बीज बोते हैं वो भी वापस नहीं आता है। इसलिए किसान भाइयों को इन क्षेत्रों में अच्छी उपज लेने के लिए सबसे जरूरी है कि वर्षा के रूप में जो भी पानी मिल रहा है या उसको हम इकट्ठा करें या तो हम जो एक्सटर्नल बॉडी है जैसे तालाब, टांके, इनमें इकट्ठा कर सकते हैं। और जब फसल को क्रिटिकल स्टेज हो, जब उस स्थिति में फसल हो तो उसमें जीवन बचाने के लिए फसल का सिंचाई कर सकते हैं या खेत में इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे खेत की डोलबंदी करके उसमें रीज एंड फॉरो सिस्टम फॉलो करके और दूसरे अन्य सिस्टम जो है जो खेत का पानी खेत में ही रहे और खेत से बाहर ना जाए, और जब फसल बोने का समय हो तो जो उसमें नमी संचित है उसके द्वारा किसान भाई अपनी अच्छी पैदावार प्राप्त कर सके। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि जो किसान भाई इस साल ग्रीष्मकालीन जुताई नहीं किए हैं वो ग्रीष्मकालीन जुताई जरूर करें, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों में काफ़ी वर्षा हुई है बीच बीच में। जिन किसान भाइयों ने ग्रीष्मकालीन जुताई की है तो इस वर्षा का पानी जो ज़्यादातर है वो उनके खेत में सिंचित हो चुका है और यह नमी जो खेत में सिंचित नमी हुई है इसके द्वारा किसान भाई अपनी फसल को फायदा लेकर अधिक अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और पिछले कई दशकों के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस बार मई के महीने में जिस तरीके से जो बारिश की स्थिति दर्ज की गई है वो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि उसका और एक सदुपयोग जो है वो हमारे किसान कहीं ना कहीं कर सकते हैं अगर पानी की बचत करते हैं तो? जी हाँ, जो वर्षा जो अभी हमारी प्री मानसून वर्षा हुई है, वैसे तो औसतन हमारे देश में प्री मानसून जो वर्षा होती है जो मार्च से मई तक होती है वो लगभग 13% होती है जो टोटल बरसात होती है हमारे देश में। लेकिन इस साल ये 17% और ज़्यादा है। तो इस साल प्री मानसून वर्षा ज़्यादा हुई है, काफ़ी किसान भाइयों ने इसका फायदा उठाया है। कुछ किसान भाइयों ने तो कुछ क्षेत्रों में फसलें भी बुआई कर दी हैं जहां वर्षा आधारित खेती होती है। कुछ फसलें हैं जिन किसान भाई जैसे बाजरा, मूंग, मोट, ग्वार, तिल, इन फसलों को जिन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो फसलें जल्दी पकती हैं, क्योंकि वर्षा आधारित क्षेत्रों में सबसे प्रमुख बात यह है कि ऐसी फसल होनी चाहिए जो पकने में कम समय ले, यानी काफी हद तक फसलों पर भी ये निर्भर करता है। डॉक्टर अमल, आप इस बात को कैसे देखते हैं कि कई बार अगर कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे किसान, पंजाब, हरियाणा की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि पानी की कमी इन राज्यों में शायद नहीं है उतनी, लेकिन किसान अगर लगातार धान की खेती कर रहे हैं तो उसके जरिए भी क्या हम मान सकते हैं कि इस तरह का जो चलन है उसको अब हमें कम करना होगा? और हालांकि राज्य सरकारों ने इसमें भी थोड़ा सा अपनी जो रुचि है वो दिखाई है कि कैसे वो विविधीकरण की तरफ आगे लेके जा सकते हैं किसानों को, और क्या जो हमारी अलग अलग फसलें अगर हम लेते हैं उसके जरिए भी पानी की बचत हम कर पाएंगे? यस डॉक्टर मनोज जी, आप सही कहा है। देखिए, अगर हम लोग जो बरसात का पानी की बात कर रहे हैं तो वो तो एक तरीका है, और एक तरीका मतलब ग्राउंड वाटर टेबल, जो नीचे जो पानी रह जाता है ना वो भी बीच बीच में उसको बरसात में टाइम में बरसात पानी को रिचार्ज होना चाहिए था। नहीं तो अगर हम लोग ऐसे पानी वहाँ पे उठा देंगे तो हमारे पीने के लिए जो पानी उसका समस्या हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो सही कहा था, जब पंजाब जहाँ पे धान मुख्य फसल है, आप जानते हैं मैक्सिमम जो पानी का जो लागदा है वही फसल है धान में लगभग 1500 हेक्टेयर मिलीमीटर पानी लगता है। लेकिन हमारे जो उन्नत कृषि प्रणाली हम लोग तकनीकी जो डेवलप किया है उसी हिसाब से हम लोग ऐसे दिखाया दिया, उसको हम लोग 800 से 1000 तक उसका हम सीमित कर सकते हैं। उसमें उगल का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी सेम रह जाएगा, सेम किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज में नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी कम पानी में हमारे तकनीक, जैसे हम कहेंगे एक एरोबिक राइस, एक हम लोग उगला है एक टेक्निक,
और एक ऑल्टरनेट वेटिंग ट्रैक। पहले क्या होता, किसानों भाई के दिमाग में ऐसे रह गया कि धानों खेती में वहाँ पानी भरती रहना चाहिए जी, शुरू से लेकर अंत तक। ये गलत है। हम लोग अभी दिखा दिया, जिस टाइम में पानी कम हो जाएगा उसी टाइम में ऑल्टरनेट वेटिंग ट्रैक, उस टाइम में वहाँ पे पानी दे दीजिए। अगर फिर जो कम हो जाएगा फिर देते रहिए। इसके लिए हम लोग देखते हैं अराउंड 30 से 40 तक पानी वहाँ पे सब कर सकते हैं। वो जो पानी बचत हो गया, वो पानी का हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एरिया हम लोग ले सकते हैं धान के लिए, चाहे और नहीं तो दूसरा फसलों के लिए। क्या बोलता है, जो फसल विविधीकरण, जहाँ पे पानी कम लगता है उसको भी उसी टाइम में हम लोग उगाल सकते हैं उसी पानी के। तो हमारे जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, एरिया एकड़ हिसाब से हम लोग हिसाब करेंगे तो देखेंगे जे जहाँ पे सिर्फ धान का खेती हो रहा था वहाँ पे और दूसरा फसल वही पानी में हम लोग उगाल सकते हैं। तो हमारे जो किसानों भाई का जो टोटल प्रोडक्शन है यूनिट बेसिस वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। यानी किसान के नज़रिए से देखा जाए तो देखिए कम लागत में अधिक मुनाफा आपको इसके ज़रिए मिल सकता है। आपकी जो लागत जाती है पानी में, उतना ही पानी की आपकी लागत रहेगी, लेकिन जो दूसरी फसलें हैं वो भी आप ले पाएंगे। और खासतौर से डॉक्टर मनोज, अगर देखा जाए, जैसा कि अभी डॉक्टर अमल ने भी इस बात का जिक्र किया, जो किसान है वो ये देखते हैं अगर हमारे बराबर वाले खेत में अगर धान की फसल लगी है, 4 इंची पानी खड़ा हुआ है, तो हम कम से कम 6 इंची 8 इंची पानी जो है अपने खेत में दे दें, जिससे शायद अच्छी जो फसल है हमें मिल पाए। लेकिन इस तरह के कई जो भ्रांतियाँ हैं वो किसानों के सामने आ जाती हैं। और अब लेकिन इस तरह की शायद जो अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग फसलें हमारे पास हैं जो पानी की आवश्यकता उनकी इतनी नहीं है, और जो जैसे सूखे की स्थिति जिसका जिक्र डॉक्टर राज कर रहे थे, ऐसी स्थिति में भी वो बेहतर उत्पादन दे सकती हैं। हाँ, हम लोग फसल का विविधीकरण कर सकते हैं। जैसे धान का प्रमुख फसलें जो हैं धान गेहूं पे आधारित हैं, उसकी बजाय हम धान की जगह कुछ ऐसी कैश क्रॉप या सब्जियों की खेती या कॉटन की खेती, ऐसी कई फसलें ऐसी हैं जिनको हम जो कम पानी इस्तेमाल करती हैं धान की बजाय, और वो मुनाफा हमारा अगर हम पूरे सिस्टम का मुनाफा देखेंगे, मतलब पूरे साल का अगर हम मुनाफा देखेंगे, जो फसलें उन्होंने लगाई हैं किसान भाइयों ने, और उससे उनको जो इनकम मिल रही है, अगर उसमें कोई नुकसान नहीं होता है और पानी की बचत भी होती है, तो किसानों भाइयों को बहुत तरह के विविधीकरण के उपाय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मेरा तो अनुरोध है कि ऐसे बहुत किसान आगे आए हैं, चाहे वो धान को छोड़कर कुछ और फसलों में कैश क्रॉप जिसे कहते हैं कि उन्हें ज़्यादा मुनाफा बल्कि उससे मिलेगा, वो फसलों की तरफ जाएं, जिससे न केवल पानी बचेगा और पूरा पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। जी बिल्कुल, पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद ज़रूरी कि कैसे, क्योंकि जो प्रमुख पर्यावरण के हमारे कारक हैं, मिट्टी की बात की जाए, हवा की हम बात करें, पानी की हम बात करें, यही कारक कहीं ना कहीं हमारी कृषि से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर राज, अक्सर हम देखते हैं एक किसान है जो है अपने स्तर पर कोशिश तो करता है, लेकिन जो वो कोशिश शायद फलीभूत होती हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जो फसल है उसमें किस तरह का नुकसान ना हो जाए। लेकिन और क्या विकल्प हैं जिसके ज़रिए एक किसान जो है, अगर वो चाहते हैं कि कृषि में जल प्रबंधन वो करना चाहें, पानी की बचत करना चाहें, कैसे कर सकते हैं? देखिए, जिन क्षेत्रों में कम पानी है, अगर हम अपने देश को बांटें तो अगर वर्षा के पानी के आधार पर बांटें तो 4 भागों में बांट सकते हैं। एक वह क्षेत्र जिनमें 350 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, दूसरे वो क्षेत्र जो 350 से 700 मिलीमीटर के होते हैं, तीसरे 700 से 1125 मिलीमीटर, और चौथा वो क्षेत्र जिसमें 1125 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये जो चारों क्षेत्र हैं इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इनमें फसल उगने का समय जो है, जैसे 350 मिलीमीटर से कम जब वर्षा होती है उसमें फसल उगने का समय हमको लगभग 75-80 दिन मिलते हैं। जो 350 से 700 मिलीमीटर का है उसमें हमको 75 से 120 दिन मिलते हैं। जो 700 से 1150 मिलीमीटर का है उसमें हमको फसल उगने का 120 से 150 दिन तक, और जो 1150 से अधिक मिलीमीटर के वर्षा क्षेत्र हैं उनमें अधिक समय मिलता है। तो इन क्षेत्रों में फसलों का चुनाव भी उसी के अनुसार करना चाहिए। जी, यानी क्षेत्र अनुसार देखिए जो फसलें हैं उनका चयन हम करें। और जैसा यहाँ डॉक्टर राज ने बताया कि जब हम वर्षा आधारित क्षेत्रों की बात करते हैं या खासतौर से जलवायु आधारित अगर आप कृषि को देखेंगे तो वहाँ भी ये सारी जानकारी दी जाती है, लेकिन आवश्यकता तो इस बात को जानने की कि हमारे जो क्षेत्र की जलवायु है वो किस तरह की है और कैसे हम पानी की यहाँ बचत कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पानी की बचत नहीं करेंगे तब तक शायद हर खेत को जो पानी है वो हम नहीं पहुंचा पाएंगे, यानी उद्देश्य जो है हमारा वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन इस दिशा में किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में, जिसका गांव पड़ता है बंध्याण गांव। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल में। ये बताइए, मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि सर मिट्टी में जैसे हम कोई भी फसल बोते हैं तो कोई सूख जाती, किसी के लिए कीड़ा लग जाता है, इसीलिए हम उसकी जांच करवाते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। कि जहाँ पे कीड़े लगे वहाँ पे हमने दवाई मिलाई तो वहाँ पे उत्पादन ठीक हुआ, और जिसमें नहीं मिलाई उसमें नहीं हुआ। कृषि विभाग में जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, तो वहाँ बताया जाता है हमें। वहाँ हम मिट्टी ले गए तो वहाँ हमने निःशुल्क जाँच हुई। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 12 जून सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं खेती में जल प्रबंधन की, यानी किस तरीके से जो कृषि का क्षेत्र है वहाँ पे हम पानी की बचत कर सकते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना कि फिर चाहे वर्षा जल जहाँ पे उसका संचयन हम कर पाएंगे, अलग अलग फसलें हम ले सकते हैं, लेकिन आज के समय को जब देखते हैं तो एक चुनौती हमारे सामने है, वो है जलवायु परिवर्तन की। क्या उसके अनुरूप अगर देखा जाए, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सूखे की समस्या आ जाती है और कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ की समस्या आती है, और कई लोगों का मानना ऐसा होता है अगर राजस्थान में पानी की कमी है फिर वहाँ पे बाढ़ कैसे आ सकती है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि कहीं ना कहीं इनके जवाब जो हैं देना मुश्किल रहता है। लेकिन डॉक्टर मनोज, अगर देखा जाए आवश्यकता यही है कि हम सदुपयोग किस तरीके से कर पा रहे हैं पानी का, और जो जलवायु परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, या खासतौर से आज का ये समय जिसमें हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का आयोजन भी किया जा रहा है, क्या ये तमाम विकल्प ऐसे हैं जिसके जरिए पानी की भी बचत हम कर पाएंगे? आपने बड़ा उचित विषय उठाया कि जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है। हमारे देश में जो वर्षा होती है, हो सकता है कि जो कुल वर्षा है पूरे साल की वो उतनी ही रहे, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि मतलब जब समय पे आपको चाहिए वो पानी ऐसा हो रहा है कि इतनी ज़्यादा बरस जाता है, 24 घंटे में एकदम बहुत ज़्यादा पानी बरस जाता है। उससे आप अगर संचयन नहीं कर पाते हैं, उससे अगर आपको बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है, उस पानी को अगर आप संचयन करेंगे तभी आप अपनी खेती को कर पाएंगे। और वो संचयन करके, मैं बार बार ये कहना चाहूंगा किसान भाइयों से कि वो संचित पानी जो आपने इकट्ठा किया उसे एक बूंद भी बर्बाद ना होने दें, उसे केवल आधुनिक विधियों से ही इस्तेमाल करें, चाहे वो फव्वारा पद्धति हो, चाहे वो टपक सिंचाई पद्धति हो, इन सब पद्धतियों के साथ ही इस्तेमाल करें। इसलिए जलवायु परिवर्तन के समय में आपका जल प्रबंधन इतना उपयोगी हो गया है। अगर हमारी खेती को बचाना है आने वाले समय में, अगर हमने प्रबंधन नहीं किया तो बहुत संकट आ सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, एक संकट हमारे सामने, मोबाइल समस्या कई ऐसी हमारे सामने है, कृषि के क्षेत्र की कई ऐसी प्रमुख चुनौतियां हैं। इसी में डॉक्टर राज, जलवायु परिवर्तन का खतरा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हम अपनी कृषि में जो खेतों में रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी जब पानी बह के जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान वो भी कर रहा है, जल उसके जरिए प्रदूषित हो रहा है। इस खतरे को हम कैसे देख सकते हैं? और कई जगह तो क्योंकि जो किसान है अलग अलग बीमारियों की बातें भी करने लगे हैं, कई जगह पानी का रंग जो है कभी हरा हो जाता है, कभी लाल हो जाता है। तो क्या ये जो जल प्रदूषण कृषि में बढ़ रहा है, इसका क्या विकल्प हमारे पास? देखिए, जो आपने समस्या की बात की, जो हमारे यहाँ जो किसान ज़्यादातर जो प्रयोग कर रहे हैं, जैसा अगर हम उर्वरक में देखें तो यूरिया सबसे ज़्यादा जो प्रयोग कर रहे हैं जी। इसमें जो नाइट्रोजन यूजिफिशिएंसी यानी इसकी उपयोग क्षमता है वो केवल 30 से 35% है। यानी कि जो अगर हम 100 किलो नाइट्रोजन दे रहे हैं तो उसका लाभ हमको 35 किलो का ही लाभ मिल रहा है जी। इसके मेन कारण है कि हम सही तरीके से नहीं उसको प्रयोग कर रहे, सही समय से नहीं प्रयोग कर रहे, और सबसे मुख्य जो है कि जो उचित विधि है वो बहुत प्रमुख है। लेकिन क्या फर्टिगेशन जैसी जो तकनीक है वो कारगर है यहाँ पे? जी हाँ, इसमें आपने सही बताया कि जो ड्रिप इरिगेशन, जो बूंद बूंद सिंचाई की बात हो रही थी, बूंद बूंद सिंचाई कम पानी की स्थिति में बहुत ही लाभदायक विधि है। और इसके साथ साथ हम इसमें फर्टिलाइजर, खास तौर से जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैं जैसे यूरिया, उसको टपक सिंचाई के साथ अगर हम प्रयोग करें तो हमारा जो नाइट्रोजन है जहाँ सही जगह देनी है वो पौधे को अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा उसकी कम मात्रा जो वेस्ट होगी,
जो ज़्यादातर नाइट्रोजन जो कुछ वाष्पीकरण के रूप में उड़ जाती है, कुछ पानी के साथ नीचे चली जाती है, तो वो नुकसान होने से भी बचेगा। और किसान भाई जो अपनी लागत का एक प्रमुख भाग फर्टिलाइजर में खर्च कर रहे हैं, उसकी बचत करके अपनी खेती से अधिक आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ जो पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स भी किसान भाई जितनी मात्रा में चाहिए उससे कहीं अधिक प्रयोग कर रहे हैं। तो जरूरत है कि इंटीग्रेटेड समन्वित पोषक प्रबंधन एवं जो हमारे कीट प्रबंधन है या बीमारी प्रबंधन है या खरपतवार प्रबंधन है, ये समन्वित तरीके से सभी प्रयोग करें, जिससे कि हमारी लागत कम से कम आए, हमारी जमीन में केमिकल कम से कम जाए और जितनी उसकी मात्रा की जरूरत है उतनी मात्रा में प्रयोग करें। बिल्कुल, यानी एक जो संतुलित जो सुनिश्चित है वो पहले हम कर लें और उसके बाद उसका उपयोग कर पाएं। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए डॉक्टर अमल, इंटीग्रेटिव फार्मिंग सिस्टम जो है वो भी अब हमारे जो किसान हैं अपनाने लगे हैं। यानी कोशिश उनकी भी यही रही है कि कैसे एक पंथ दो काज या अनेक फ़ायदे जो हैं वो हमें मिल सकते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वो भी काफ़ी कारगर है, क्योंकि अगर उसके तहत हम मछली पालन भी कर रहे हैं तो उस पानी का सदुपयोग हम कर लेते हैं। और कई ऐसे कारक हैं जो कि कहीं ना कहीं मदद करते हैं जल प्रबंधन के लिए। अब ये सही कहा था। देखिए, अगर आप सब लोग जानते हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का एक जो स्कीम है डबलिंग फार्मर्स इनकम चल रहा है, तो उसके एक बड़ा कंपोनेंट है, बहुत हिस्सा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आप अगर देखा जाएगा तो हमारे इंस्टीट्यूट में जो डिफरेंट लैंड कैटेगरी है, रेनफेड के लिए अलग तरीक़े से बनाया गया था, जहाँ पे सेच अच्छा होता है, इरिगेशन सिस्टम के अच्छा बनाया गया था। तो यहाँ पे जहाँ पे कम पानी है उसके लिए अलग से हमारे एक फार्मिंग सिस्टम डेवलप किया गया था। जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ के लिए जो हम लोग ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फसलों के साथ साथ पोल्ट्री, डाकारी, गोटारी, ये सब चीज़ हम लोग वहाँ पे उगालते हैं। क्योंकि हम लोग क्या है, जो किसी को वेस्ट नहीं कहना चाहिए। मान लीजिए काऊ सेड का जो वेस्ट होता है वो कैसे तालाब में चला जाएगा। तालाब का जो मछली है वो तालाब का मछली का जो एक्सक्रेट है वो कैसे वहाँ पे धान जो है इंटीग्रेटेड जो राइस फिश फार्मिंग सिस्टम, धान एवं मछली का जो समन्वित एक प्रणाली है वहाँ पे उसको ऐसे इस्तेमाल हो जाता है। तो हम लोग एक देखा जाएगा एक हॉलिस्टिक सिस्टम है। वहाँ पे हम लोग कम पानी में तो पानी का एक अच्छा से ग्रेडेड लैंड करके मान ऊपर में हम लोग रखेंगे, जहाँ पे कम पानी रहेगा सब सब्जी रखेंगे, वेजिटेशन रखेंगे, वहाँ से आहिस्ते जो पानी वहाँ पे गिरते जाएगा, नीचे जो पोजीशन है वहाँ पे हम लोग धान रखेंगे, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि धान का पानी का ज़रूरत ज़्यादा होता है वेजिटेबल से। तो इसी हिसाब से एक ही पानी का जो हमारा जो बैलेंस है उसी फार्मिंग सिस्टम के अंदर उसी पानी को रिसाइकल करके उपयोग करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लागत कर सकता है उसी एरिया में, यूनिट टाइम में और यूनिट एरिया में। बिल्कुल, और ये एक महत्वपूर्ण बात आपने कही, जो पानी को रिसाइकिल करने की जब बात कही जाती है, इस बारे में भी डॉक्टर मनोज आपसे भी हम जानना चाहेंगे। जब पानी को रिसाइकिल हम करते हैं, क्योंकि पानी जो कि प्रदूषित हो चुका है या उसका हमने उपयोग किस तरीके से किया है, क्या उसके बाद उसको कृषि में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका किस तरह का नुकसान तो नहीं? और जब खेत में हम बात करते हैं परवाल को लेकर, या कैसे जो खेत की नमी है उसको हम बरकरार रख सकते हैं? ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि क्या हम जो प्रदूषित पानी है उसे ठीक करके और अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ मैं किसान भाइयों को सचेत करना चाहूँगा कि ये ना उस पानी को ही इस्तेमाल करें कि जो ठीक से प्रदूषित से वो दूषित से ठीक हो चुका है और अगर वो ठीक हो चुका है तो वो उसे ऐसी फसलों में इस्तेमाल करें जिनको, जैसे पत्ते वाली फसलों में ना इस्तेमाल करें जिनका सेवन हमारे उपभोक्ता डायरेक्ट करते हैं। खासकर मुख्य रूप से अगर कोई बीज उत्पादन करता है किसान भाई, और उन फसलों में तो हम इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं जो पूरी तरह से ट्रीट किया हुआ हो, दूषित जल जो ट्रीट किया हुआ हो। अदरवाइज उसमें कोशिश करें कि साफ जल और दूषित जल को मिला के, या आपके यहाँ खारा जल है और कई जगहों पे हमारे यहाँ सैलिनिटी या सोडिसिटी की प्रॉब्लम होती है कि पानी बहुत ब्रैकिश है या जिसका खारा है जिसे कहा जाता है हमारे किसान भाई, उसमें भी बहुत तरह की फसलों की किस्में इजाद की गई हैं। उस पानी को भी इस्तेमाल करके उन फसलों की किस्मों को इस्तेमाल करें जो उस तरह के जल में
उगाई जा सकती हैं। इस तरह का हमारा अगर प्रबंधन करेंगे, और खासकर अगर मैं बात करूं आधुनिक सिंचाई में, तो ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई में भी हम प्रदूषित जल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी कम से कम खेत को नुकसान होता है, या हमारी मिट्टी को कम से कम नुकसान होता है, या फसल को कम से कम नुकसान होता है। ऐसी, और इसमें हम कोशिश करें कि एक बार हमने दूषित जल दे दिया, एक बार साफ जल दे दिया, जिससे कि वो मिक्स होके जा रहा है और हमारी फसल को कम से कम नुकसान हो रहा है और पानी को अधिक से अधिक अच्छी तरह से हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। देखिए, कई विकल्प हमारे पास हैं, लेकिन सिर्फ उनको जानना ज़रूरी हो जाता है। और खासतौर से डॉक्टर राज, अगर देखा जाए जब हम कृषि वानिकी की बात करते हैं तो ये भी एक प्रमुख कारक है जिसके ज़रिए ना सिर्फ हम जो जल प्रबंधन है वो भी कर सकते हैं, बल्कि कई तरह की समस्याएं जो रहती हैं, प्रदूषण उनमें से एक है, पर्यावरण के लिहाज से भी देखा जाए, या अगर हम कहें कि इको फ्रेंडली खेती आज के समय की मांग भी है, और उस लिहाज से भी ज़रूरी है कि इस दिशा में भी हम आगे बढ़ें। जी, आपने सही बताया। जो कृषि वानिकी, केवल कृषि वानिकी नहीं, कृषि उद्यानिकी है, एग्री सिल्वी पास्चर हैं, ये इतने ये अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम है, ये खास तौर से वर्षा आधारित खेती के लिए बहुत ही लाभदायक है। लाभदायक क्यों है? क्योंकि यदि बाई चांस किसी कारण से जो हमारी फसलें हैं वो फेल हो गई, तो किसान भाइयों को निराश ना होना पड़े। उनको जो हमारे पेरेनियल कंपोनेंट हैं, जैसे जो पेड़ और पौधे हैं, उनसे फल, फॉडर, चारे के रूप में या लकड़ी के रूप में किसान को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन किसानों को ये लगता है कि जब कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री की हम बात करते हैं तो सिर्फ पॉपुलर या बांस, सिर्फ हमारे पास यही विकल्प हैं। क्या उसमें जो हमारे फलदार वृक्ष हैं, जैसा आपने उद्यान की बात की, तो क्या उनको भी हम लगा सकते हैं? जी हाँ, इसमें फलदार वृक्ष जो हैं कृषि उद्यानिकी में, और काफ़ी अच्छे फलदार वृक्ष हैं, जैसे आंवला, आम, बेर और ये अमरूद। इन फल वाली फसलों को पंक्ति में लगाकर उनके बीच में दो पंक्ति के बीच में जो खाली स्थान होता है, उसमें किसान भाई फसलें उगाकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे एक फायदा और होता है कि ये जो पौधे होते हैं, इनकी ऊंचाई ज्यादा जाती है, हमारी फसलें इनके बीच में उगती हैं, तो जो जमीन से पानी उड़ता, एक तो पौधे उसको चेक करते हैं, इसलिए पौधों में जो नमी की आवश्यकता होती है उसको ये कम करते हैं। दूसरे ये फायदा होता है कि पौधों की पत्तियों से जो पत्ती खेत में गिर रही हैं, तो हमारे खेत में ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ के रूप में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है, इसलिए उसमें पानी धारण करने की क्षमता भी बढ़ रही है, और उसके साथ साथ उसका फायदा पोषक तत्वों के रूप में हमारे फसल के पौधों को भी मिल रहा है। भले किनारे किनारे पे सही, लेकिन नमी जो है वहाँ शायद रुक कर रहेगी थोड़ी सी। जी हाँ, जरूर। तो किसान भाई जहाँ पर पानी की समस्या है, फलदार या जो लकड़ी वाले देने वाले टिम्बर जो के प्रयोग के रूप में पौधे हैं उनको लगाएं, या खेत के चारों तरफ लगा सकते हैं। और अपनी जो प्रति इकाई क्षेत्र है, जैसा किसान भाइयों को पता है कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम, तो उसके लिए जो अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम है, ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, जिससे कि किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, आमदनी देखिए किसानों की जो है वो बढ़ सकती है, और उसके साथ साथ जो जल प्रबंधन है वो भी यहाँ हो सकता है। और डॉक्टर अमल, अगर देखा जाए तो ना सिर्फ हर मेड़ पर पेड़ और हर खेत को पानी, ये एक सामंजस्य है। शायद इन दोनों जो देश हमारे हैं, इनको अगर हम लेके चलेंगे तो काफ़ी हद तक जल प्रबंधन भी हो पाएगा। हाँ जी, आपने सही कह दिया। देखिए, हमारी ये जो जल प्रबंधन के साथ साथ जो खेती की जब बढ़ोतरी होगा, जैसे डॉक्टर राज भी बोला है, जो जल प्रबंधन जहाँ पे जितना ही पानी हमारे है, जैसे मनोज जी, डॉक्टर मनोज बोला है, जो हमारे बरसात का पानी तो जो फिक्स्ड लिमिटेड है, तो बरसात का पानी में वहाँ पे एक ही जगह में एक तरफ छोड़ के, अगर हमारे जैसे आप ट्रेन में सवार के टाइम देखते हैं, मिडिल टायर, अपर टायर, लोअर टायर, वहाँ पे 2-3 फसल एक ही जगह में ले लिया, उन सब फसलों का उनको अलग अलग पानी का रिक्वायरमेंट है। पानी का उनका कम चाहिए, किसको ज़्यादा चाहिए, किसका ज़्यादा चाहिए। इसके लिए जो एक ही जगह में, तो जल प्रबंधन के साथ साथ हमारे जिसको आप कहेंगे सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबल प्रोडक्शन यूनिट है। आप जाएंगे जो मैं आपको अच्छा से उदाहरण एग्जाम्पल दे सकते हो। केरल स्टेट में आप जाएंगे, एक मल्टी टायर सिस्टम होता है, वहाँ पे बरसात का पानी ज़्यादा ही बरसात होता है, लेकिन वहाँ पर नष्ट नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता है, और डिफरेंट टायर में
3 टायर सिस्टम, 2 टायर सिस्टम में जैसे बोला तो एक पेड़ लगा दिया बड़ा, उसके बाद मैंगो के नीचे आपका केला का है, केला के बाद हल्दी है, टर्मरिक है, डिफरेंट ग्रेड में वहाँ पे जो ब्लैक पेपर है, ऐसे क्रैमलिंग टाइप है। तो यह है ना, वहाँ पे पानी का अमाउंट सेम रह जाएगा, एरिया भी सेम रह जाएगा, लेकिन उसी एरिया में उनको फार्मर्स का जो इनकम जो बढ़ जाएगा, आमदनी बढ़ जाएगा। मतलब क्या है, जो किसानों भाई ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, ज़्यादा महसूस करेंगे ये खेती ना छोड़ने का, वहाँ पे रहेगा, वो उसके हिसाब से उनको जो इनकम वो बढ़ते जाएगा। एक सस्टेनेबल है, कभी रुकावट नहीं होगा, एक कैलेंडर ईयर के हिसाब से उनको सस्टेनेबल इनकम उनको मिलता ही रहेगा। जी, यानी एक निश्चित अनुपात में देखिए अलग अलग फसलें जो हैं वो हम ले सकते हैं, और इस तरह की जो तकनीक है उसकी आज के समय में आवश्यकता है। डॉक्टर मनोज, आज के समय में हम नए भारत की आधुनिक कृषि की बात करते हैं, लेकिन उस आधुनिकता के साथ साथ ज़रूरी यही कि इस तरह की तकनीक का हम लगातार इस्तेमाल करें। जो अगर सिंचाई की तकनीक हम देखते हैं तो इजराइल की अगर खास तौर से बात की जाए तो माना जाता है कि काफ़ी अच्छी तकनीक वहाँ पर है, और वो तकनीकें हमारे देश में भी आई हैं। तो क्या और ऐसी तकनीक हो सकती है जिसके ज़रिए हम सीधे तौर पर जो पानी की बचत कर सकते हैं या उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं? सिंचाई पद्धतियों में न केवल पद्धतियों में आधुनिकीकरण हो रहा है, बल्कि उन पद्धतियों में जो आधुनिक पद्धति है उसमें भी बहुत मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। जैसे ऑटोमेशन शुरू हो गया है, ऑटोमेटिक फर्टिगेशन शुरू हो गया है। फर्टिगेशन जैसे आप घुलनशील खाद को आप पानी के साथ लगा सकते हैं। और ऑटोमेशन में हमारी जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसका एक नया प्रारूप बहुत ही जल्दी भारत सरकार देने वाली है, उसमें भी इन पद्धतियों को, खासकर ऑटोमेशन है। हमारे यहाँ लेबर की उपलब्धता कम होती जा रही है किसान भाइयों के साथ में, और उनको कितना हम प्रिसाइज कर सकें। पानी मतलब अगर हम 90% दक्षता है तो 90 से 95 तक अगर पहुंचाना है तो और आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, ऑटोमेशन करना पड़ेगा। इस तरह की पद्धतियां, और खासकर नहर सिंचित क्षेत्रों में जहां पर यह कोशिश की जा रही है नहर को पाइपों में कन्वर्ट किया जाए, पाइप से जल भेजा जाए और उनके साथ में जोड़कर टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई और ऑटोमेशन के साथ मिलाकर इन पद्धतियों को इस्तेमाल किया जाए, और जिससे कि न केवल उचित प्रबंधन होगा और उनकी दक्षता और बढ़ती जाएगी। जी, साथ ही डॉक्टर मनोज अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो शायद किसान हैं वो कृषि के लिए उस पानी का प्रबंधन भी कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर अगर देखा जाए तो जो हमारे पुराने तालाब थे उनके पुनरुद्धार की बात एक बार फिर से शुरू की गई। एक मिशन मोड में ये बात कही गई, प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का कई बार जिक्र भी किया कि कैसे हम पानी की बचत कर सकते हैं, कैसे जल संरक्षण कर सकते हैं। तो आवश्यकता ये भी कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, ऐसा ना हो सिर्फ भूजल स्तर पर हम ध्यान दें। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर जिले में अमृत सरोवर बनाने की, जैसे ये अमृत काल चल रहा है हमारा, और ये आह्वान किया है कि हर जिले में एक अमृत सरोवर बनाया जाए। अमृत सरोवर का आश्चर्य यह है कि जो हमारे पुराने तालाब थे, जो बावड़ियां थी, वो सब धीरे धीरे वो खत्म होते गए, उनको पुनर्जीवित किया जाए। सारे लोग अपने श्रमदान करके वो सारा जहां जहां उसमें मिट्टी भर गई है, मिट्टी को बाहर निकालकर जहां से नालियों से उनमें पानी आता था उनको साफ किया जाए। उनको सरोवर जो आपका बनेगा वो उसका नाम अमृत सरोवर होगा, वो आपको अमृत जल देगा। जो वर्षा का जल होता है सबसे अच्छा जल होता है, और वो जल जब इकट्ठा हो जाएगा न केवल पशुओं के लिए काम आएगा, आपकी फसलों के लिए काम आएगा, आपके पर्यावरण को अच्छा करेगा, आपके क्षेत्र में एक अच्छी नमी को प्रोवाइड करेगा, जिससे आपका ओवरऑल जो समाज का है उत्थान होगा। बिल्कुल। तो देखिए सरकार लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, अलग अलग योजनाएं लगातार चल रही हैं, अमृत सरोवर योजना उनमें से एक। और जब इस अमृत काल में हम बात करते हैं तो कृषि के लिए जो अमृत है वो जल ही है, पानी ही है, तो उसकी बचत हमें ज़रूर करनी होगी। आने वाले समय में और किस तरीके से नई तकनीकें आ सकती हैं, क्या नए विकल्प हमारे पास होंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं खेती में जल प्रबंधन की, यानी कैसे जो पानी की बचत है वो हम कर सकते हैं, और बचत भी नहीं, इसका सदुपयोग हमें करना होगा, और उपयोग करने से पहले ये जानना होगा कि कैसे ये संभव है। कई हमारे पास विकल्प हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन हम कैसे कर सकते हैं। अलग अलग योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन लगातार हो रहा है अगर देखा जाए, लेकिन आवश्यकता यही कि हर एक किसान जो है इन तमाम बातों को भी समझ सके। और ख़ासतौर से डॉक्टर राज, अगर हम देखते हैं, क्योंकि कृषि में अलग अलग पद्धतियाँ हमारे सामने आती हैं, उनमें एक है संरक्षित खेती की अगर हम बात करें, तो क्या ये भी एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हो सकती है? क्योंकि जैविक खेती की बात करें या प्राकृतिक खेती की बात की जाए, इनके ज़रिए तो कोशिश हो ही रही है कि कैसे हम एक तरीके से पर्यावरण के लिहाज से कृषि को और बढ़ावा दे सकें, पानी की बचत कर सकें, लेकिन क्या संरक्षित खेती भी एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित होगी? जी, संरक्षित खेती एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है, क्योंकि संरक्षित खेती के 3 सिद्धांत होते हैं। जी। पहला सिद्धांत इसमें यह है कि हमको जमीन की जुताई कम से कम करनी है, क्योंकि आजकल जो ऊर्जा वेस्ट हो रही है, दूसरे जो जमीन की बार बार जुताई जो कर रहे हैं, उससे जो नमी होती है वो भी नष्ट होती है। तो जमीन की कम से कम जुताई करें। दूसरा, जो जमीन की सतह है, ऊपर की जो सतह है, जो हमारे खेत में जो भी स्ट्रा, जो भी भूसा पैदा हो रहा है या पौधों का अवशेष है, उसके द्वारा हम जमीन को ढकें, यानी कि एज ए मल्च या पलवार के रूप में उसको प्रयोग करें। इससे न केवल नमी उड़ने से बचेगी, बल्कि खेत में जो खरपतवार हैं वो नियंत्रित होंगे, तथा खेत में पोषक तत्वों के रूप में जब ये स्ट्रा जो भूसा है वो सड़कर खेत में जमीन में मिलेगा, तो जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। यानी जिस अवशेष को व्यर्थ समझ के आग के हवाले कर दिया जाता है, उपजाऊ क्षमता जिसके जरिए प्रभावित होती है, उसका ये भी एक इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें संरक्षित खेती में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा इसका सिद्धांत है जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, फसल विविधीकरण या फसल चक्र की, क्योंकि फसल विविधीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसान भाई जोखिम से बचना चाहते हैं, अपनी फसल का उचित मूल्य लेना चाहते हैं, तो हमको केवल एक फसल पर नहीं निर्भर रहकर हमको दूसरी फसल जो अधिक लाभ देती हैं उनको अपने फसल चक्र में अपनाना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संरक्षित खेती जो हमारे संसाधन है उनकी बचत के लिए, इसके द्वारा हमें ऊर्जा की बचत होती है, जो श्रम की बचत होती है, पानी की बचत होती है, और जो हमारे खाद और उर्वरक है, क्योंकि हम जो मल्च के रूप में जो रेजिडू यूज कर रहे हैं उसके द्वारा जो पोषक तत्व मिल रहे हैं, जो बाहर से हम उर्वरकों पर खर्च करते हैं उसकी बचत होती है। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विविधीकरण के द्वारा जब नई फसलें अपने फसल चक्र में सम्मिलित करेंगे तो उससे किसान भाई अपनी उपज का अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जोखिम कम होगी, और इसके साथ साथ किसान भाई अपने परिवार के लिए भी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन उगा सकते हैं। जी बिल्कुल, और खासतौर से ना सिर्फ परिवार बल्कि पर्यावरण की भी अगर हम बात करें, क्योंकि आज के समय में एक धारा एक भविष्य की हम बात करते हैं, परिवार की हम बात करते हैं, तो पूरा परिवार वसुधैव क्योंकि हम यहाँ लगातार जिस ध्येय पे हम आगे बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और खासतौर से डॉक्टर अमल अगर देखा जाए, क्योंकि फिर चाहे जो खाद की हम बात करें, रसायन की हम बात करें, तो आज के समय में तो आधुनिक तकनीक के जरिए भी ये होने लगा है। ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से बढ़ रहा है, तो इसका भी क्या कुछ लाभ मिल पाएगा? आपने सही मुद्दा उठाया था। देखिए, अगर खाद जो हमारे पौधा का, जब फसलों का जितना खाद मिलना चाहिए था उतना हम लोग को देना होगा, लेकिन अगर देखते जाएंगे हमारा जो हरित क्रांति से लेके अब तक आप देखेंगे जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहिए था उसके ज़्यादा अभी हम लोग देना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो मिट्टी का जो एक ताकत था, मिट्टी का जो जैविक एक ताकत था, उसमें से हम लोग थोड़ा खाद मिल रहा था, अभी वो नष्ट हो गया। ये अगर कंटिन्यूस इंटेंसिव कल्टीवेशन कर करके ऊपर नष्ट हो गया, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा दे रहा है। लेकिन हम लोग जितना ही दे रहा है, मान लीजिए जितना, फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देंगे, हम लोग जितना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दे रहा है उसे 30 से 35 उसको उपज में आ जाता है, बाकी नष्ट हो जाता है। तो इसको नष्ट कैसे हम लोग कम कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग जो प्रिसिशन जो एग्रीकल्चर है, जैसे हम लोग जिस टाइम में हम लोग को देना चाहिए था उसी टाइम में हम लोग को देना होगा। एक 40 है, फोर्स स्टीवर्डशिप एक है, जो सही टाइम में, सही मात्रा में, सही तकनीकी में और सही प्रणाली में
जी, इसको इस्तेमाल करना चाहिए था। अभी जो ड्रोन का हमने सही कहा था, ड्रोन का जो अगर मान लेंगे हमारे जो 70-80% हमारे किसानों भाई गरीब है, तो इनके लिए तो हम लोग तो सलाह नहीं देंगे जो ड्रोन के ऊपर जो करेंगे, लेकिन जो कस्टमाइज्ड है जो अगर हमारे जो सरकारी तरफ के जो सब्सिडाइज है, एक गांव में जो कस्टमाइज एक प्रथा होता है, वहाँ पे एक दो ड्रोन ऐसे कस्टमाइज कोई कॉर्पोरेट तरफ से दे देंगे, उसको इस्तेमाल वहाँ पे जितना ही किसानों भाई है वहाँ पे अगर हम लोग वहाँ पे चाहे कीड़ा के लिए, चाहे बीमारी के लिए, चाहे खरपतवार के लिए, तो हम लोग अगर दवाई छिटाएंगे कम हम छिटा सकते हैं, उसमें प्रदूषण कम हो जाएगा, उसमें कॉस्ट वो भी कम हो जाएगा और इफेक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी। प्रभावित क्षेत्र पर ही वो जो छिड़काव है देखिए उसके जरिए हो सकेगा। पहले क्या होता था कि पूरे खेत में ही अगर एक जगह भी हमें दिख रहा है तो पूरे खेत में जो रसायन है उसका छिड़काव कर दिया जाता था, जो कि ना सिर्फ फसल के लिए नुकसानदायक है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, और वही रसायन जब मिट्टी में मिलता है तो पानी को भी वो प्रदूषित करता है। लेकिन अब कुछ इस तरह की जो तकनीकें हैं, ड्रोन तकनीक के अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो इसके ज़रिए प्रयास यही किया जा रहा है कि कैसे हम और बेहतर ढंग से क्या और बेहतर विकल्प अपनाकर जो ना सिर्फ अलग अलग कारक हैं हमारे, बल्कि उसके ज़रिए अपनी लागत को भी बचा सकते हैं। डॉक्टर मनोज, अगर देखा जाए आज के समय में तमाम जो नए कारक हैं इनका एक समावेश हमें नज़र आता है, लेकिन और किस तरीके से, क्योंकि कृषि में भी हमने देखा है लगातार जो नई नई पद्धतियाँ आ रही हैं, नई तकनीकें आ रही हैं, और किस तरीके से जो हमारे देश की कृषि है और उसमें जब पानी के सदुपयोग की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक समय में सिर्फ चेक डैम की बात कही जाती थी या खेतों में किसानों को तालाब बनाने की बात कहते थे, लेकिन आज के समय में कई और अन्य विकल्प हैं, उनके ज़रिए भी वो कर सकते हैं। और शायद जिस तरीके से जो अलग अलग फसलें हैं उसमें हम FPO की बात करते हैं, तो शायद अगर कई किसान तालाब भी बनाएं तो शायद उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। जो खासकर खेती में जल प्रबंधन है वो एक अकेला किसान भी कर सकता है, सामुदायिक रूप से भी कर सकता है। आपने FPO की चर्चा की, ग्रुप में किसान मिलकर भी उस लाभ को ले सकते हैं। बहुत संभव नहीं होता कि अकेला किसान अपने खेत में तालाब बनाए और पानी का संचयन करे। उसके बजाय अगर वो ग्रुप में FPO में मिलकर काम करेगा तो और उसके साथ वो लाभ लेना चाहता है तो हर क्षेत्र, हर लेवल पे उसको सहायता उपलब्ध है। इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी यानी कि ग्रुप में लेवल पे, और वो चाहे आपको खेत का पानी हो, हर खेत को पानी या पाइपलाइन ले जाना है, उसको अपने तालाब से अपने खेत तक ग्रुप में ले जाना है, फिर उस पानी को इस्तेमाल करने के लिए चाहे फवारा हो, चाहे टपक हो, चाहे स्प्रिंकलर हो। और एक और योजना मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा कि PM कुसुम योजना, जिसमें सौर ऊर्जा का भी वो इस्तेमाल कर सकता है और वो योजना का भी लाभ ले सकता है कि पानी को उठाने के लिए सौर ऊर्जा को सोलर पंप ले सके और उसको जोड़ के वो चाहे टपक सिंचाई या फवारा सिंचाई से जोड़ सके। और इन सब का लाभ लेने के लिए उसको मैं एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताऊंगा। तकनीकी जानकारी के लिए वो किसी भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में जा सकता है, कृषि विज्ञान केंद्र में जा सकता है, लेकिन इन स्कीमों का लाभ लेने के लिए उसे राज्य सरकारों में अपने राज्य सरकार की, अपने जिले की जिला बागवानी अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी के पास जाने का जरूरत है और एक फॉर्म भरने की जरूरत है और उसकी जानकारी, अपने खेत की, अपनी खेती की जानकारी देकर वो बहुत आसानी से वो आर्थिक सहायता ले सकता है और अपने खेती का जल प्रबंधन उचित तरीके से कर सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए बेहतर ढंग से जो जल प्रबंधन है वो किया जा सकता है और कहा भी गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। लेकिन अब आवश्यकता है कि जो पानी है उसका प्रबंधन हम किस तरीके से करें, क्योंकि खासतौर से ज़मीन की बात हम करें, जलवायु की बात की जाए, जीवन को देखें तो कहीं ना कहीं ये तीनों जुड़े हुए हैं जल से। इसलिए आवश्यक कि इस दिशा में हमारे जो किसान हैं लगातार और ज़्यादा प्रयास करें और पानी बचाने की जो मुहिम है उसमें अपना योगदान दे सकें। फिलहाल आज हमारे जो विशेषज्ञ हैं, आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ इस कार्यक्रम में साझा की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो जाना आप सभी ने किस तरीके से हम खेती में जल प्रबंधन कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है, आप एक छोटी सी भी कोशिश करेंगे तो उसके ज़रिए भी जो अपना योगदान है आप दे सकते हैं और उसी की आवश्यकता है आज के समय में। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारी मेल ID है vicharvimarsh08@gmail.com। इस पर आप हमें मेल भेज सकते हैं। लगातार हमारी कोशिश रही कि आपके लिए जो नए नए विषय हैं उनको लेकर हम आएँ और फिलहाल अगले सप्ताह भी एक नया विषय लेकर आएंगे जिस पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।